जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आज उस सेक्शन को लेकर उपस्थित हैं जो टाइम टेबल के हिसाब से मंडे को होनी है। और आज दिन है सोमवार और आज सिलेबस है पॉलिटी के मौलिक अधिकार को आगे बढ़ाने की। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि लास्ट में जो हमने पॉलिटी पढ़ा रखा था उससे आगे हमको बढ़ना है। और हमने जो बताया था वो ये बताया था कि संविधान में मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ और मौलिक अधिकारों की भारत सहित दुनिया में प्रारंभ कैसे हुई। अब हम ये देखते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। वैसे सामान्य तौर पर तो हम लोग ये देखते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान में भाग 3 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में इसका व्याख्या दी गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका की देन मानी जाती है, अमेरिका के संविधान की देन मानी जाती है। और भारत के मौलिक अधिकार अमेरिका से कुछ हद तक अलग भी है। जैसे अमेरिका में नैसर्गिक अधिकार है मौलिक अधिकार, और भारत में नैसर्गिक अधिकार होने के साथ साथ एक ऐसा युक्ति युक्त अधिकार है जिसे नैसर्गिक अधिकार के बराबर माना जाता है। ऐसा हमारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने स्टेटमेंट में इसकी व्याख्या देते हुए बताया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 भी मौलिक अधिकारों के वह उस अधिकार को व्याख्या करता है जो लगभग नैसर्गिक अधिकारों के बराबर माना जाता है। दोस्तों आज हम मौलिक अधिकारों के प्रत्येक अनुच्छेदों के बारे में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारा जैसा कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार की अगर पहली अधिकार की बात किया जाए तो समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होता है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जब हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत पहला अधिकार समानता का अधिकार मिला हुआ है, वह भी अनुच्छेद 14 से मिला हुआ है, तो फिर हम मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 12 से कैसे मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 12 और 13 यह मौलिक अधिकारों का ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं हम अनुच्छेद 12 को और अनुच्छेद 13 को एक विशेष एक विशेष परिस्थिति में विकसित किए हुए हैं। और वह विशेष परिस्थिति यह है कि हम 12 के अंतर्गत और 13 के अंतर्गत किन बातों का उल्लेख हम कर पा रहे हैं। तो हम आपके सामने जो आज मौलिक अधिकारों के संबंध में व्याख्या देने जा रहे हैं, इसमें अनुच्छेद 12 जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं और अनुच्छेद 13 जैसा कि यहां देख पा रहे हैं, इन्हीं दोनों अनुच्छेदों के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा कि यह दोनों अनुच्छेद क्या हैं, इसमें कौन सी बातों का उल्लेख है, इसके आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्ता है। दोस्तों मैं बता दूं कि पहले अनुच्छेद 12 यह कहता है राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य को परिभाषित करने का कार्य किया गया है। और यह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो परिभाषा है वह राज्य को 4 भागों में बांट रखा है। अर्थात यह वह राज्य नहीं है जिसको हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर जो है कि लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार के रूप में जानते हैं। हम यह उस राज्य की बात करते हैं जिसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, जिसे कानून पालन कराने का अधिकार प्राप्त है, जिसे कानून में परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है। हम ऐसी संस्थाओं को राज्य मानते हैं और ऐसी संस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों वो कौन कौन सी संस्था है जिसे अनुच्छेद 12 के तहत 4 भागों में राज्य का दर्जा दिया गया है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि पहला जो कह रहा है भारत की सरकार या संसद ऑब्लिक संसद, मतलब सरकार भी राज्य है और संसद भी राज्य है। एक हो गया ये। फिर हम दूसरे की बात करें तो राज्य की सरकार और राज्य की विधानमंडल, यह दूसरी राज्य है जिसे परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। तीसरा क्या कह रहा है, स्थानीय निकाय, जिसमें नगर पालिका भी शामिल है, पंचायत भी शामिल है और अन्य जिला बोर्डों को भी इसमें शामिल करके तीसरे प्रकार के राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों अगर चौथे राज्य की बात करें तो अन्य प्राधिकरण, जिसमें क्या क्या आएंगे, LIC आएगा उसमें, ONGC आएगा उसमें,
सेल आएगा उसमें, और विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं भी राज्य का दर्जा प्राप्त की हुई हैं। अर्थात ऐसी संस्था जो विधि, उपविधि, कानून या आदेश पारित करती हो, उसको इम्प्लीमेंट कराती हो या उसमें कोई परिवर्तन करती हो, ऐसी प्रत्येक संस्था को जो है कि हमारी संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट राज्य के रूप में परिभाषित किया है। और इसलिए किया है कि आप ऐसा करते हुए अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर वही अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उस सभी प्रकार के आदेशों को निरस्त किया जा सकता है, अवैध किया जा सकता है, या फिर आप मौलिक अधिकारों के दोषी माने जा सकते हैं। इसलिए चिन्हित कर दिया है कि ऐसे सभी जो है कि संस्थाएं जिन्हें आदेश, उपविधि या कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, वह राज्य मानी जाएंगी। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देंगे कि जो गैर सरकारी संस्था है, जो सरकार से लाभ प्राप्त नहीं करती है संस्था, ऐसी संस्थाओं को सामान्य तौर पर राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसी संस्थाओं जैसे निजी विश्वविद्यालय हो गए, उससे राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। उसी प्रकार से कई ऐसे गैर सरकारी संस्थाएं होंगी जिसे आपके निजी जो है कि राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। कुछ सरकारी संस्थाओं को भी राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। जैसे आपकी संस्थाओं में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसी एनसीईआरटी है, आईसीआईसीआई है। ऐसे संस्थाओं को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। दोस्तों इस बात का उल्लेख आप जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। इसमें भारत की सरकार, क्योंकि भारत सरकार आदेश जारी करती है, उपदेश जारी करती है, विधि बनाती है, उसे भी राज्य माना गया है। संसद तो ऑलरेडी विधि बनाने के लिए है। फिर अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में राज्य की सरकार और राज्य की विधानमंडल को भी राज्य का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि ये लोग भी विधि बनाते हैं, इनके पास भी आदेश, उपदेश इत्यादि की शक्ति प्राप्त होती है। स्थानीय निकायों को भी अधिकार प्राप्त होता है। देखे होंगे आप, शहरी निकाय हो या ग्रामीण निकाय हो, ऐसे जगहों की संस्थाओं को भी कुछ हद तक आदेश, उपदेश इत्यादि जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अतः इन्हें भी राज्य माना गया है। और अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी प्राधिकरण है जिसे यह अधिकार प्राप्त है, जिसमें यूनिवर्सिटी सबसे सर्वोपरि है, भेल, गेल, सेल कंपनियां इसमें सर्वोपरि है, जिन्हें प्राधिकरण का दर्जा प्राप्त है। एलआईसी एक खुद भी प्राधिकरण के रूप में है। मतलब ऐसी संस्थाओं को जिन्हें राज्य का दर्जा दिया गया है, और उन्हें यह दर्जा तभी दिया गया है जब उन्हें विधि, उपविधि या कानून बनाने का या उसमें परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आप 4 प्रकार के राज्यों को देख पाए हैं। अब हम अनुच्छेद 13 की बात करेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है क्या कि संवैधानिक या अवैध घोषित किया जा सकता है। इसमें संवैधानिक नहीं होगा, असंवैधानिक होगा। इसमें असंवैधानिक या अवैध घोषित किया जा सकता है का सेंस ये होता है कि किसी भी ऐसे मौलिक अधिकारों, जो राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन कर दिया जाए, या राज्य कोई ऐसा कानून बनाता हो जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो उसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। यह अधिकार अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान में दिया गया है, और यह 13 अपने आप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एकाधिकार शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों अनुच्छेद 13 में हम कई बातों का उल्लेख कर रखे हैं, जिसमें देख लेते हैं अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(4). अब यहां देखेंगे कि अनुच्छेद 13(1) में क्या है। तो अनुच्छेद 13(1) में क्या है कि संविधान लागू होने से पूर्व जो भी हमारे देश में कानून थे, विधि थी, उपविधि थी, प्रथा थी, या जो कुछ भी थी, ध्यान रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, संविधान लागू होने से पूर्व अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश में जो भी विधियां, उपविधियां, प्रथा या जो है कि रूढ़ियां, जो भी कुछ चल रही थी, अगर वह आज के संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हूं,
तो ऐसे सभी अधिकार, ऐसे सभी विधि उपविधि आच्छादित हो जाएंगी, सुसुप्त हो जाएंगी। अर्थात आपको मैं बता दूं कि संविधान लागू होने से पूर्व कोई भी ऐसी विधि जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों, वो अपने आप सुसुप्त हो जाएंगी, अपने आप आच्छादित हो जाएंगी। उन्हें सुसुप्तावस्था में मान लिया जाएगा। उनका उपयोग आज के वर्तमान परिस्थिति में नहीं किया जाएगा, और इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि वर्तमान में मौलिक अधिकारों का वह विधियां उल्लंघन करती हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत क्या कह रहा है? संविधान लागू होने के बाद, मतलब 13(1) के तहत संविधान लागू होने से पूर्व और 13(2) के तहत संविधान लागू होने के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद ऐसी कोई कानून, विधि, आदेश, उपविधि या प्रथा या रूढ़ियां कुछ भी ऐसा बनाया जाता हो जो किसी प्रकार से हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों, वह अपने आप अवैध हो जाएंगी, सुसुप्त हो जाएंगी या आच्छादित हो जाएंगी। उनका उपयोग समाज में नहीं माना जाएगा, नहीं स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि यह सभी प्रथाएं, सभी रूढ़ियां वर्तमान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 13(2) में किया गया है। दोस्तों, मैं बात करूं कि 13(3) में, तो 13(3) में हमें यह बताया गया है कि कौन सी विधि के अंतर्गत शामिल की जाती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे विधि के अंतर्गत शामिल की जाती है। अनुच्छेद 13 के अनुसार 13(3) के अंतर्गत विधि की व्याख्या की गई है और कहा क्या गया है? अस्थाई, अवस्थाई विधियां। अस्थाई और अस्थाई विधि में आप चाहेंगे तो हमसे आप किसी तरह से डिस्कशन कर सकते हैं। कोई बात अगर पूछना चाहते हैं तो बाई कॉल करके कर सकते हैं, हमारे वहाँ कोचिंग में आकर पूछ सकते हैं, या मैं यहाँ बता दूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि अस्थाई विधि वो होती है जो संसद या विधान मंडल द्वारा बनाई गई हो। याद रखिएगा, संसद द्वारा बनाई गई विधि को अस्थाई विधि कहा जाता है, और अस्थाई विधि उसे कहा जाता है जिसे राज्यपाल, राष्ट्रपति या कोई पदाधिकारी अगर अध्यादेश जारी करके उसे बनाता हो या आदेश देकर कोई विधि बनाता हो, ऐसी सभी विधियां आपकी अस्थाई विधि कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में 35A राष्ट्रपति के द्वारा आदेशित था, जो अस्थाई था, जिसे 370 के साथ ही उसका भी समापन कर दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो अस्थाई मानी जाती हैं, इसलिए क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति जी बनाते हैं, राज्यपाल बनाता है, या कोई ऐसा पदाधिकारी निर्मित करता है, उसे अस्थाई विधि कहते हैं। उपविधि हो, उससे भी विधि का दर्जा है। नियम कोई हो, वो भी विधि का दर्जा माना जाएगा। आदेश कोई दिया जाता हो, उसे भी विधि माना जाएगा। कोई रूढ़ी हो, कोई प्रथा हो, अध्यादेश हो, या इस प्रकार की कोई भी आदेश जो किसी प्रकार से दूसरों पर उसके अधिकारों के अंतर्गत कराने का प्रयास किया जा रहा हो, वो सब कुछ विधि के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे सब कुछ विधि के अंतर्गत मान लिया जाता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत कंप्लीटली विधि को परिभाषित किया गया है, और विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। अब हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों 13(4) में क्या कहता है। आप देख सकते हैं 13(4), अनुच्छेद 13(4) कहता है कि, हालांकि ये बाद में निर्मित हुआ है 13(4), अनुच्छेद 368 के तहत, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अनुच्छेद 368 में, भारत में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो कह रहा है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, और अनुच्छेद 368 को विधि नहीं माना गया है, खासकर भाग 3 के अंतर्गत। यह एक प्रक्रिया है जिसे भाग 3 में लागू किया गया है, अर्थात संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति दे दी गई है। दोस्तों, मैं बता दूं कि बात है ये, दो आदेश आए थे, एक गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसमें यह कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त नहीं है। दोस्तों, याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त नहीं है,
इस बात का उल्लेख किया गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। और इसी के कुछ वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस आदेश को पलट दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत 1976 में। और दोस्तों 1976 में नहीं बल्कि 1973 में, सॉरी मैं गलत मिस्टेक कर रहा हूं, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत यह बात पलट दी गई और यह कहा गया कि भाग 3 में अनुच्छेद 368 के तहत संसद को कोई भी संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकार या संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन न कर सके। बिना किसी मूल ढांचे में परिवर्तन किए संसद को मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान कर दी गई और यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत किया गया। आप सबको मालूम होगा कि भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत बड़ा निर्णय माना जाता है, फैसला माना जाता है, जिसमें 13 न्यायाधीश बैठकर इस फैसले को दे रहे थे, जिसमें से 7 और 6 से यह फैसला सुनाया गया। मतलब इस फैसले में 7 लोग पक्ष में थे और 6 लोग विपक्ष में थे। उसके बाद भी इस फैसले को लागू किया गया क्योंकि यह फैसला बहुमत से लागू किया जाना था और संवैधानिक मामला था, इसलिए 5 जजों से अधिक की पीठ ही बैठ सकती थी। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो आप जान लीजिए कि जब भी किसी संवैधानिक विषय की सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कम से कम 5 से अधिक जजों की संख्या होनी होती है। इस वाले मामले में 13 जज थे जब इस फैसले को दिया जा रहा था। दोस्तों मैं बता दूं कि इस बात का उल्लेख हम जो कर पाए हैं आपके सामने, वह सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को लेकर कर पाए हैं। इसमें कहीं से भी आपके अधिकारों को बताया नहीं गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि आपके अधिकार कहीं से खारिज न हो सके, आपके अधिकार कहीं से कम न हो सके, इस बात को सिर्फ इसमें इंडिकेट किया गया है। और आपके अधिकारों को खारिज करने वाली संस्थाओं को चिन्हित किया गया है, राज्य के रूप में उसको परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 4 प्रकार के राज्य हैं और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत राज्यों द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उसे अवैध घोषित किया जा सकता है, उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा रहा, आप इसको देखकर एनालिसिस कीजिएगा कि हम किस स्तर का ये वीडियो बना रखे हैं। आगे की वीडियो हमारा मौलिक अधिकारों के जो 6 प्रकार हमें प्राप्त हुए हैं उन्हीं पर आधारित होगी और पहला प्रकार होगा समानता का अधिकार। आप इसको जरूर से इस श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। हालांकि मौलिक अधिकारों की कुछ संख्या में वीडियो आएगी, 4-5 वीडियो में हम पूरे मौलिक अधिकारों को कंप्लीटली पढ़ा पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप अगर हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।